हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इंडियन इकोनॉमी से संबंधित पिछले एक वर्ष के करेंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। इस शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करने में विजन आईएएस के मंथली मैगजीन के साथ साथ पीटी 365 मैगजीन को आधार बनाया गया है। इंडियन इकोनॉमी से संबंधित करेंट अफेयर्स 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में काफ़ी अधिक संख्या में प्रश्न पूछे गए थे, तो इसीलिए पीटी 365 के एक सेपरेट नोट्स को, जो कि इकोनॉमी से संबंधित पिछले एक वर्ष का करेंट अफेयर का एक समाहित रूप है, इसको आज के इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आज का यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। आइए अब हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। इंडियन इकोनॉमी से संबंधित करेंट अफेयर, इसमें जून 2025 से लेकर अभी तक के करेंट अफेयर को समाहित किया गया है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026। यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का सेकंड एडिशन है। इसका पहला संस्करण 2025 ईस्वी में नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित किया गया था और वर्ष 2026 ईस्वी में नीति आयोग के द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का दूसरा एडिशन प्रकाशित किया गया है। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का प्रकाशन नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह क्या है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक? तो यह विभिन्न भारतीय राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन का व्यापक और तुलनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। वर्ष 2026 के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक को तैयार करने में 18 बड़े राज्यों के साथ साथ 10 पूर्वोत्तर या हिमालयी राज्यों को इस सूचकांक के अंतर्गत शामिल किया गया है। जो पहला एडिशन वर्ष 2025 ईस्वी में इसका जारी किया गया था, उसमें सिर्फ 18 राज्यों को शामिल किया गया था, लेकिन वर्ष 2026 में जो इसका सेकंड एडिशन जारी किया गया, उसमें 18 बड़े राज्यों और 10 पूर्वोत्तर या हिमालयी राज्यों को भी शामिल किया गया है। यानी कि टोटल 28 राज्यों को शामिल करके राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब विभिन्न राज्यों की रैंकिंग, टॉप स्टेट अगर इसमें देखा जाए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में, तो बड़े राज्यों में जो हमने बताया कि 18 बड़े राज्यों को शामिल किया गया है और 10 पूर्वोत्तर या हिमालयी राज्यों को शामिल किया गया है। 18 बड़े राज्यों के 18 बड़े राज्यों में जो टॉप रैंकिंग वाले स्टेट हैं, उनमें पहले नंबर पे उड़ीसा, दूसरे नंबर पे गोवा और तीसरे नंबर पे झारखंड शामिल है। वहीं 10 पूर्वोत्तर राज्यों या हिमालयी राज्यों की सूची अगर देखा जाए तो उसमें अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है। तो बड़े राज्यों में उड़ीसा नंबर 1 पे है और पूर्वोत्तर या हिमालयी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे है। टोटल 18 + 10 18 बड़े राज्यों और 10 पूर्वोत्तर या हिमालयी राज्यों को शामिल करके यह सूची जारी की गई है। इस सूची के 5 इंडिकेटर्स हैं, यानी कि इस सूची को तैयार करने में जिन 5 इंडिकेटर्स का प्रयोग किया गया है उसे भी आपको याद रखना है। उनमें पहला है व्यय की गुणवत्ता, दूसरा राजस्व जुटाना, तीसरा राजकोषीय अनुशासन, चौथा ऋण सूचकांक और 5वां ऋण स्थिरता। ये 5 मानक है जिसके आधार पर राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है, जो कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का सेकंड एडिशन है। यह सूचकांक कैग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 23-24 के लिए तैयार किया गया है। अब इसमें बिहार कहाँ पर स्थित है? चूँकि यह बीपीएससी से संबंधित परीक्षा के लिए मैं वीडियो को डिस्कस कर रहा हूँ, तो बिहार की रैंकिंग को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बिहार की रैंकिंग को देखा जाए तो इसमें राज्यों को कई श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। आकांक्षी राज्यों की श्रेणी है, परफॉर्मर राज्यों की श्रेणी है, अचीवर राज्यों की श्रेणी है। तो इसमें अगर बिहार की सूची को देखा जाए तो बिहार इन राज्यों में 18 बड़े राज्यों में बिहार परफॉर्मर राज्यों की सूची में शामिल है। इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बिहार परफॉर्मर राज्यों की श्रेणी में शामिल है। तो यह हो गया राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026। अगला दूसरा पॉइंट है, प्रधानमंत्री ने गुजरात के सानंद में भारत की पहली सेमीकंडक्टर ATMP सुविधा का उद्घाटन किया है। ATMP का मतलब होता है असेंबली टेस्ट मार्किंग एंड पैकेजिंग, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात के सानंद में भारत की पहली सेमीकंडक्टर ATMP सुविधा का उद्घाटन किया गया है। गुजरात के सानंद में किस कंपनी के द्वारा
सेमीकंडक्टर सुविधा का वहाँ पे शुरुआत की गई है। तो कंपनी का नाम है माइक्रोन टेक्नोलॉजी। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा स्थापित इस संयंत्र ने भारत में पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन की शुरुआत की है। तो आपको नाम याद रखना है, गुजरात के सानंद में शुरुआत की गई है और किस कंपनी के द्वारा, तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा। सेमीकंडक्टर क्या है, तो सेमीकंडक्टर का हिंदी होता है अर्धचालक। ऐसे तत्व जिसकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक इन दोनों के बीच में होती है वे अर्धचालक के नाम से जाने जाते हैं। सेमीकंडक्टर का हिंदी होता है अर्धचालक। तो वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता जो है वह चालक और कुचालक के बीच में होगी वह अर्धचालक के नाम से जाना जाएगा। भारत का अगर सेमीकंडक्टर मार्केट देखा जाए वर्तमान समय में, तो भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट है $52 बिलियन। 2030 ईस्वी तक टारगेट रखा गया है $100 बिलियन अचीव करने का। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2030 ईस्वी तक भारत सरकार के द्वारा वैश्विक सेमीकंडक्टर मार्केट का 10% हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 2030 ईस्वी तक वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर मार्केट जो है लगभग $1000 बिलियन का होगा और इसी के अनुरूप भारत के द्वारा $100 बिलियन टारगेट रखा गया है 2030 ईस्वी तक सेमीकंडक्टर मार्केट प्राप्त करने का, जो कि वैश्विक हिस्सेदारी का 10% होगा। तो यह हो गया सेमीकंडक्टर से संबंधित। अब आइए ई नाम योजना के 10 वर्ष पूरे हुए। ई नाम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ठीक है, एक राष्ट्र एक बाजार के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा अप्रैल 2016 ईस्वी में ई नाम योजना की शुरुआत की गई थी और अप्रैल 2026 ईस्वी में ई नाम योजना ने अपने प्रारंभ हुए 10 वर्ष को पूरा कर लिया। ठीक है, यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाजार प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है, ई नाम योजना का उद्देश्य क्या है, मौजूदा मंडियों को डिजिटल रूप से जोड़कर कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना ई नाम योजना का मुख्य उद्देश्य है और हाल ही में इसने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो ई नाम योजना से संबंधित ये तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला एक और महत्वपूर्ण तथ्य है वह है भारत टैक्सी। यह सहकारी व्यवस्था पर आधारित है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत टैक्सी की शुरुआत की गई है। अगर आप पटना में रहते होंगे तो पटना में आप देखेंगे कि यहाँ पे रैपिडो व्यवस्था लागू है। ठीक है, रैपिडो एक तरह की टैक्सी व्यवस्था है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो बाइक, ऑटो, टैक्सी आदि की बुकिंग रैपिडो के माध्यम से करके आप जा सकते हैं। तो इसी के तर्ज पर केंद्र सरकार के द्वारा सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी की शुरुआत की गई है। भारत टैक्सी एक सहकारी आधारित टैक्सी सेवा है। ठीक है, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यह भारत की पहली सहकारी आधारित टैक्सी सेवा है और इसका क्या नाम दिया गया है, भारत टैक्सी इसका नाम दिया गया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो यह है कि परिचालन मुनाफे का 20% जो है वह भारत टैक्सी कंपनी को जाएगा और परिचालन मुनाफे का 80% जो है वह ड्राइवर अपने पास रखेगा। तो इससे जो चालक हैं उनको फ़ायदा मुनाफा होगा। यह सेवा अगले 3 वर्षों के भीतर पूरे देश में उपलब्ध कराने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है और यह सहकारी मॉडल पर आधारित व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक ड्राइवर अधिकतम 500 रुपये की शेयर पूंजी के साथ इस सहकारी संस्था का मालिक बन सकता है। और इसमें एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि महिला यात्रियों के लिए महिला ड्राइवर की व्यवस्था इसमें भारत टैक्सी के अंतर्गत की गई है, जिसे सारथी दीदी का नाम दिया गया है। यानी कि महिला यात्री अगर चाहें तो अपने लिए महिला ड्राइवर को इस टैक्सी सिस्टम के अंतर्गत, इस व्यवस्था के अंतर्गत परिचालन के लिए महिला ड्राइवर का चयन कर सकती हैं और जिन्हें सारथी दीदी का नाम दिया गया है। तो भारत टैक्सी भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई पहली सहकारी आधारित टैक्सी सेवा व्यवस्था है जिसकी शुरुआत सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है और अगले 3 वर्षों के भीतर पूरे देश के अंतर्गत भारत टैक्सी व्यवस्था को जोर शोर से क्रियान्वित करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। तो यह हो गया भारत टैक्सी सेवा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि आप देखेंगे कि ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जो पश्चिम एशिया में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है उसके कारण तेल सप्लाई पूरी तरीके से बाधित हुई है। तो प्रत्येक देश जो है अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के विस्तार करने में जुटी हुई है। तो भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की क्या स्थिति है इसके बारे में हम सभी को जानना काफ़ी आवश्यक है।
भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की वर्तमान क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है। यानी कि भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की वर्तमान क्षमता कितनी है? 5.33 मिलियन मीट्रिक टन। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार होते क्या हैं? तो ये कच्चे तेल के भंडार होते हैं। इन्हें आपूर्ति में व्यवधान के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा बनाए रखा जाता है। यानी कि भारत हर देश में आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा अपने पेट्रोलियम भंडार को रिजर्व रखा जाता है, ताकि अगर तेल सप्लाई बाधित होती है तो जो पेट्रोलियम भंडार हमारे पास रिजर्व रूप में रखे हुए हैं, उन रिजर्व पेट्रोलियम भंडार का हम व्यापक स्तर पर प्रयोग कर सकें और लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो रिजर्व पेट्रोलियम भंडार हर देश में होते हैं। और भारत में देखेंगे तो 5.33 मिलियन मीट्रिक टन का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार जो कि भारत की वर्तमान क्षमता है यह स्थित है। यह केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत यह आता है और इसकी कार्यान्वयन एजेंसी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड ISPRL रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की कार्यान्वयन एजेंसी है। भारत में ये तो हमने देख लिया कि 5.33 मिलियन मीट्रिक टन का रणनीतिक भंडार जो है रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार भारत के पास है। लेकिन इसका रिजर्व भारत के किन किन क्षेत्रों में स्थित है? तो यह बेसिकली भारत के 2 राज्यों में, एक है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है और कर्नाटक के अंतर्गत 2 क्षेत्रों में, कर्नाटक के मंगलूर और कर्नाटक के पादुर, ये 3 जगहों पर, भारत के 3 जगहों पर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार अवस्थित है। और इन 3 जगहों से मिलाकर 5.33 मिलियन मीट्रिक टन का पेट्रोलियम रणनीतिक भंडार भारत के पास स्थित है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में और कर्नाटक के मंगलुरु और कर्नाटक के पादुर में। यह तो अभी भारत के पास एक तरह से अवस्थित है। और 2 ऐसे भंडार हैं जो निर्माणाधीन है, जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें उड़ीसा का चंडीखोल और कर्नाटक का पादुर। ठीक है, ये अभी निर्माणाधीन है। यानी कि पादुर में एक भंडार जो है अभी वहाँ पे पेट्रोलियम भंडार वहाँ पे स्थित है और दूसरा वहीं पे कर्नाटक के पादुर में पेट्रोलियम भंडार का निर्माण भी किया जा रहा है। तो 3 अभी भारत में स्थित है और 2 जगह निर्माणाधीन है भारत का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार। काफ़ी ज़रूरी है जानना, चूँकि इस समय तेल संकट की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में भारत के पास भविष्य के क्या सुरक्षा के प्रबंध है, इसे हम सभी को जानना आवश्यक है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हमारे करंट अफेयर बैच के बारे में। चूंकि मैं PDF आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं तो आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे कि आखिर इसका PDF हमें कहां पर मिलेगा। तो इसका PDF आपको इसी तेजस करंट अफेयर पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे जुड़ने का चार्ज जो है 399 फी रखा गया है। इससे जुड़ने का चार्ज है तेजस करंट अफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, इसका अंतर्गत 72वीं BPSC प्रीलिम्स परीक्षा के लिए हमारी टीम ISPC सेंटर के द्वारा इसी प्रकार के हैंड रिटन करंट अफेयर के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसका अंतर्गत क्या क्या आपको मिलेगा? जनवरी 2025 ईस्वी से लेकर 72वीं BPSC प्रीलिम्स परीक्षा संपन्न होने तक प्रत्येक महीने की प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन की शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। परीक्षा मंथन मैगजीन की नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर एक महीने की बिहार करंट अफेयर के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। 15 दिन के अंतराल पे PIB का नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। भारत और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट का नोट्स तथा जनवरी 2025 ईस्वी से लेकर 72वीं BPSC प्रीलिम्स परीक्षा संपन्न होने तक न्यूज़पेपर का संकलन का भी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ साथ विजन IAS PT 365 मैगजीन का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नोट्स प्रोवाइड किया जा चुका है और आज इकोनॉमी का नोट्स डिस्कस किया जा रहा है। तो इसका भी PDF जो है 2-3 दिनों के अंतर्गत हमारे तेजस करंट अफेयर बैच के अंतर्गत प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये एक हॉलिस्टिक कंटेंट जो है करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए 72वीं BPSC अभ्यर्थियों को प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी तक इस तेजस ग्रुप से लगभग 2100 से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। तो आप भी करंट अफेयर के बेहतर कंटेंट, बेहतर नोट्स और बेहतर तैयारी के लिए हमारे इस तेजस करंट अफेयर प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। और जितने भी PDF YouTube पे डिस्कस किए जा रहे हैं हमारे 72वीं BPSC प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर, चाहे करंट अफेयर का नोट्स हो या फिर स्टैटिक सेक्शन का, वे सारे नोट्स आपको इसी तेजस करंट अफेयर ग्रुप पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और आज का विजन IAS PT 365 इंडियन इकोनॉमिक करंट अफेयर का, इसका भी PDF आपको इसी तेजस करंट अफेयर प्रोग्राम में प्रोवाइड किया जाएगा। अब सवाल है कि आप इस ग्रुप का हिस्सा कैसे बनेंगे? तो हमने बताया इससे जुड़ने का चार्ज रखा गया 399, वन टाइम पेमेंट है। पेमेंट के लिए 2 नंबर रखा गया है 9870564701 8375
934036 दो में से किसी भी नंबर पे आप लोग 399 का गूगल पे या फ़ोन पे पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद सेम नंबर पे व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप साझा कर दें। दोनों नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको पेड ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप उस लिंक के माध्यम से पेड ग्रुप को ज्वाइन करके सारे कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा संपन्न होने तक सारे कंटेंट उसी ग्रुप में आपको मिलता रहेगा। 9870564701 प्रणय कुमार के नाम से गूगल पे फ़ोन पे अकाउंट है और 8375934036 प्रशांत कुमार के नाम से अकाउंट बने हुए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी करना हो इससे संबंधित तो दो में से किसी भी नंबर पर आप लोग कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो यह हो गया तेजस करेंट अफेयर प्रोग्राम 2026 के बारे में, जो कि 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसके अंतर्गत सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं करेंट अफेयर से संबंधित। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं @ISPC सेंटर। ठीक है, आप में से जो भी नए अभ्यर्थी होंगे इस वीडियो को सुन रहे होंगे वे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। अब आइए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, यह क्यों चर्चा में है? अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सभी पेट्रोलियम कंपनियों को हिदायत दी गई थी और निर्देश जारी किए गए थे ताकि पेट्रोलियम जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनकी कालाबाजारी, जमाखोरी को रोका जा सके। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आखिर है क्या? यह सरकार को जमाखोरी, कालाबाजारी और कमी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति एवं कीमतों में विनियमन की अनुमति देता है। यह अधिनियम कब आया है? आप लोग ईस्वी को ध्यान में रखेंगे। 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। क्या है यह अधिनियम? तो यह अधिनियम सरकार को जमाखोरी, कालाबाजारी और कमी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति एवं कीमतों में विनियमन, रेगुलेशन की अनुमति देता है। अब आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या शामिल हैं? दवा, उर्वरक, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य पदार्थ, ये सभी आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल है। और हाल ही में पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सभी पेट्रोलियम कंपनियों को पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी, जमाखोरी न करने की हिदायत देते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का प्रयोग किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम कब आया है? 1955 में। अगला पॉइंट है कर्मचारी राज्य बीमा निगम। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हाल ही में अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसीलिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ईस्वी के अंतर्गत वर्ष 1952 ईस्वी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना की गई और हाल ही में इसने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर लिए। आप लोग याद रखेंगे अधिनियम है 1948। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत 1952 ईस्वी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और स्वास्थ्य बीमा संरक्षण प्रदान करना ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मुख्य उद्देश्य है। यह एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक का मतलब क्या होता है? जब संसद के द्वारा किसी अधिनियम के जरिए किसी संस्था का गठन किया जाता है तो उसे सांविधिक निकाय कहा जाता है। आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। सांविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय दो अलग अलग शब्द हैं। सांविधिक और संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब हो गया वैसे निकाय जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में की गई है, जैसे वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, आर्टिकल 280, यह एक संवैधानिक आयोग है। ठीक है। सांविधिक आयोग का मतलब होता है ऐसे निकाय जिसका संविधान के किसी आर्टिकल में प्रावधान नहीं किया गया है लेकिन संसद के द्वारा उसका गठन किया गया है, वह कहलाता है सांविधिक निकाय। ठीक है। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक सांविधिक निकाय है क्योंकि संसद के द्वारा पारित किए गए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत इसका गठन, इसका स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। तो यह हो गया कर्मचारी राज्य बीमा निगम। अगला है भव्य योजना, BHAVYA, भव्य योजना। क्या है इसका पूरा नाम? क्या है इसका पूरा नाम? है
भारत औद्योगिक विकास योजना इसका पूरा नाम है। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल है भव्या योजना। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना एवं वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाने के उद्देश्य से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा भव्या योजना की शुरुआत की गई है। पूरा नाम आप लोग याद रखेंगे, भारत औद्योगिक विकास योजना, भव्या योजना। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल है। इसके तहत 33,660 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि भव्या योजना के तहत 100 औद्योगिक प्लग एंड प्ले पार्क विकसित किया जाएगा। इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2026-27 से 2031-32 तक, यानी कि 6 वर्षीय योजना है भव्या योजना। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी क्या है? राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम NICDC इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। तो भव्या योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक पहल है और इसके तहत 33,660 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। एक 6 वर्षीय योजना है जिसकी अवधि वित्त वर्ष 2026-27 ईस्वी से लेकर 2031-32 तक इसकी अवधि है। 6 वर्षीय योजना है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम है। यह हो गया भव्या योजना। अब आइए बायोफार्मा शक्ति मिशन। यह केंद्रीय बजट 26-27 में केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी। बायोफार्मा शक्ति मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? भारत को वैश्विक जैव विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है बायोफार्मा शक्ति मिशन। ठीक है, भारत को वैश्विक जैव विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है बायोफार्मा शक्ति मिशन। केंद्रीय बजट 26-27 में इसकी घोषणा की गई है। अगले 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपया बायोफार्मा शक्ति मिशन के तहत खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। इसका लक्ष्य क्या है? वैश्विक बायोफार्मा बाजार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 5% तक करना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। बायोफार्मा शक्ति मिशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट 26-27 में केंद्र सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा रखा गया है और वैश्विक बायोफार्मा बाजार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 5% तक करना इस मिशन का मुख्य लक्ष्य है। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने देश में सुधारों व विकास को गति देने हेतु सुधारों और समृद्धि के लिए वैश्विक सूचकांक GIRG पहल शुरू की है। यह चुनिंदा वैश्विक सूचकांकों पर भारत के प्रदर्शन की निगरानी करेगा। तो GIRG पहल किससे संबंधित है? यही 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, कि GIRG पहल क्या है, किससे संबंधित है? तो भारत सरकार के द्वारा यह प्रारंभ की गई है। देश में सुधारों व विकास को गति देने हेतु सुधारों और समृद्धि के लिए वैश्विक सूचकांक GIRG पहल शुरू की है। विभिन्न वैश्विक सूचकांकों पर भारत के प्रदर्शन की निगरानी की जाएगी। यानी कि वैश्विक स्तर पर जो भी महत्वपूर्ण सूचकांक जारी किए जाते हैं, इंडेक्स जारी किए जाते हैं, उसमें भारत का परफॉर्मेंस किस प्रकार का है, उस पर निगरानी करने के लिए एक वैश्विक पहल GIRG की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है। यानी कि वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है भारत। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। पहले चाइना जो था वहाँ पर चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था, लेकिन अब भारत ने चाइना को चावल उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है और विश्व का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाले देश का खिताब अभी भारत के पास है। प्रमुख चावल उत्पादक देश विश्व में कौन कौन है? अब पहले नंबर पे आ गया है भारत। भारत स्वाभाविक है कि चीन को पीछे छोड़ा तो चीन दूसरे नंबर पे चला गया है और इंडोनेशिया तीसरे नंबर पे है। अगर भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाले अगर राज्य को आप देखें
तो यूपी पहले नंबर पे है, तेलंगाना दूसरे नंबर पे है, बंगाल तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो विश्व के टॉप 3 चावल उत्पादन करने वाले देश भारत, चीन और इंडोनेशिया, और भारत के टॉप 3 स्टेट चावल उत्पादन करने वाले में यूपी, तेलंगाना और बंगाल शामिल है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश भी है। 24-25 वित्त वर्ष में 20.1 मिलियन मीट्रिक टन का चावल निर्यात भारत के द्वारा किया गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश, विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश, दोनों कौन सा है? भारत है। अब आइए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2025 में अपने क्रियान्वयन के 25 वर्ष पूरे किया है। यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई? 2000 ईस्वी में। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? 2000 में इसकी शुरुआत हुई, इसीलिए 2025 में अपने क्रियान्वयन के 25 वर्ष इसने पूरे किए। कौन से मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई? तो मंत्रालय का नाम है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? संपर्क रहित ग्रामीण बसावटों को 12 मासी सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। ठीक है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में इसके चौथे चरण को मंजूरी मिली है, यानी कि इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी, 2025 में इसने 25 वर्ष पूरे किए हैं, और हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की गई है। और जो चौथा चरण इसका है वह 24-25 से लेकर 28-29 तक चलेगा। क्यों चौथे चरण की शुरुआत की गई है? इसका क्या लक्ष्य है? तो चौथे चरण की शुरुआत करने का मुख्य लक्ष्य है कि 2011 के जनगणना मानदंडों के आधार पर 25,000 संपर्क रहित ग्रामीण बसावटों को 12 मासी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना। यानी कि 2011 ईस्वी का जो जनगणना आया था, उस जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर ऐसे ग्रामीण बसावट जिसे 12 मासी सड़क से कनेक्टिविटी प्रदान नहीं की गई है, जिनकी संख्या लगभग 25,000 है, 25,000 संपर्क रहित ग्रामीण बसावट, उनको 12 मासी सड़क से कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से इसके चौथे चरण की शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कब शुरुआत हुई? वर्ष 2000 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत? ग्रामीण विकास मंत्रालय। आप लोग याद रखेंगे, सड़क योजना है तो ऐसा नहीं है कि सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, नहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब है सबका बीमा सबकी रक्षा अधिनियम, काफी महत्वपूर्ण है। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा सबका बीमा सबकी रक्षा अधिनियम पारित किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया कि बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी प्रदान की गई। पहले 74% एफडीआई था, सबसे प्रारंभ में 49% एफडीआई था, फिर बढ़ाकर किया गया 74%, और अब 74% से बढ़ाकर कर दिया गया सबका बीमा सबकी रक्षा अधिनियम के तहत 100% एफडीआई कर दिया गया है। ठीक है, यह अधिनियम बीमा अधिनियम 1938, एलआईसी अधिनियम 1956 तथा IRDAI अधिनियम 1999 में संशोधन करता है। यानी कि बीमा अधिनियम 1938, LIC अधिनियम 1956 तथा IRDAI अधिनियम 1999 में संशोधन किया गया, और इन तीनों अधिनियमों में संशोधन करके केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2025 ईस्वी में सबका बीमा सबकी रक्षा अधिनियम लाया गया, ताकि बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी प्रदान किया जा सके। अगला है निर्यात तत्परता सूचकांक। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI। ठीक है, निर्यात तत्परता सूचकांक। निर्यात तत्परता सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया गया, 4th एडिशन। इसका पहला संस्करण जारी किया गया था 2020 ईस्वी में, दूसरा संस्करण 2021 में, और चौथा संस्करण इसका 2024 ईस्वी में जारी किया गया है। तो निर्यात तत्परता सूचकांक के चौथे संस्करण को जारी हाल ही में किया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, चौथे संस्करण 2024 में जारी किया गया, लेटेस्ट 2024 के आंकड़े हैं, लेकिन इसे पिछले वर्ष जारी किया गया 25 में। यह राज्यों एवं यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तत्परता का व्यापक मूल्यांकन करता है। इसके अंतर्गत आप शीर्ष राज्यों की सूची में देखेंगे तो शीर्ष राज्य में बड़े राज्यों की श्रेणी में
पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे है गुजरात। यानी कि निर्यात तत्परता सूचकांक, सर्वाधिक निर्यात करने वाले राज्यों की अगर सूची देखा जाए तो बड़े राज्यों की सूची में पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे है गुजरात, बड़े राज्यों की श्रेणी में। छोटे राज्यों की श्रेणी में सबसे पहले नंबर पे है उत्तराखंड, दूसरे नंबर पे है जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पे है नागालैंड निर्यात तत्परता सूचकांक के अंतर्गत। और आप देखेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2030 ईस्वी तक $1 ट्रिलियन निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। $1 ट्रिलियन 2030 ईस्वी तक निर्यात करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। ये जो निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया जाता है, इस निर्यात तत्परता सूचकांक का भारांश क्या है, यानी कि किस प्रकार से इसमें अंकों को दर्ज की जाती है। तो सूचकांक में 40% वेटेज दिया गया है व्यावसायिक पारितंत्र इकोसिस्टम को, 20% वेटेज दिया गया है निर्यात अवसंरचना को, ठीक है, 20% वेटेज दिया गया है निर्यात प्रदर्शन, निर्यात परफॉर्मेंस का, और अन्य 20% जो है वह दिया गया है नीति और शासन, ठीक है, कि उससे संबंधित, निर्यात से संबंधित क्या वहाँ की पॉलिसी है। तो 40% भारांश दिया गया है इकोसिस्टम को, 20% दिया गया है वहाँ की अवसंरचना, 20% दिया गया है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस और 20% पॉलिसी एंड गवर्नेंस को भारांश दिया गया है। तो यह गया निर्यात तत्परता सूचकांक का 4th एडिशन, जिसमें बड़े राज्यों की सूची में महाराष्ट्र और छोटे राज्यों की सूची में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्यों की सूची में शामिल है। विश्व में कच्चे इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है एवं भारत दूसरे स्थान पर है, ठीक है। इस्पात, कभी कभी इस टाइप का सवाल पूछ देता है कि एल्युमिनियम में सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है या भारत में सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे है, तो इसे भी आपको याद रखना है। इस्पात, अगर हम कच्चे इस्पात को देखें तो कच्चे इस्पात में इसका उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा जो इसका उत्पादन होता है वह चाइना में होता है, और भारत कच्चे इस्पात को उत्पादन करने में दूसरे नंबर पे है, ठीक है। भारत में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। वैश्विक स्तर पे नंबर 1 पे है चाइना और वैश्विक स्तर पे नंबर 2 पे है भारत, लेकिन भारत के अंतर्गत इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर भारत के अंतर्गत देखा जाए तो उड़ीसा है, ठीक है। अगला है एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम में अगर हम देखें तो इसका भी हम लोग सबसे पहले वैश्विक स्तर पे देखते हैं। तो एल्युमिनियम में वैश्विक स्तर पे सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देश में पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे ब्राज़ील और चौथे नंबर पे है भारत। चाइना जो है पूरे विश्व का अकेले 58% उत्पादन चाइना करता है, ठीक है। तो कच्चा इस्पात के उत्पादन में भी चाइना नंबर 1 पे है, एल्युमिनियम के उत्पादन में भी चाइना नंबर 1 पे है। यह हो गया सर्वाधिक उत्पादक देश। अगर भारत में एल्युमिनियम का सर्वाधिक भंडार पूछा जाए तो भारत में एल्युमिनियम का सर्वाधिक भंडार नंबर 1 पे है उड़ीसा, दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश एल्युमिनियम का सर्वाधिक भंडार यहीं पर देखने को मिलता है। अब आइए तांबा। तांबा विश्व में भंडार और उत्पादन, विश्व का सबसे ज़्यादा तांबा का भंडार कहाँ पे है, तो चिली, पेरू और ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सर्वाधिक तांबे का भंडार यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे चिली, पेरू और ऑस्ट्रेलिया में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो चिली, कांगो और पेरू में, ठीक है। तो सर्वाधिक भंडार हो या सर्वाधिक उत्पादन हो, दोनों में चिली नंबर 1 पे है। अगर भारत में भंडार और उत्पादन देखा जाए तो भारत में इसका अगर हम भंडार देखें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश तांबे का सर्वाधिक भंडार यहाँ पे है राजस्थान में, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। और भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश और नंबर 2 पे है राजस्थान। अब आइए भारत में विनिर्माण की स्थिति, काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्टेटमेंट टाइप का सवाल इससे संबंधित पूछा जा सकता है। भारत में विनिर्माण की स्थिति क्या है, तो जीडीपी में इसका योगदान है 17%। और जो मेक इन इंडिया केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी, मेक इन इंडिया,
मेक इन इंडिया के तहत लक्ष्य रखा गया था कि विनिर्माण सेक्टर जो है जीडीपी में योगदान 17% है, तो वर्ष 2025 ईस्वी तक विनिर्माण सेक्टर का योगदान जीडीपी में बढ़ाकर 25% करना है। लेकिन इस लक्ष्य को हम अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। जीडीपी में हमारा योगदान विनिर्माण क्षेत्र का 17% है। ठीक है, वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो वैश्विक विनिर्माण में हमारी भारत की हिस्सेदारी है 3%। भारत की जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी है 17% और वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी है 3%। भारत के कार्यबल में कितनी हिस्सेदारी है विनिर्माण क्षेत्र की? तो लगभग 11.5%। कुल जो एफडीआई आती है, एफडीआई में कितनी हिस्सेदारी है? तो 23.5% एफडीआई में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी है। 24-25 में हमने कुल एफडीआई प्राप्त किया है 81.04 बिलियन डॉलर, उसमें से 23.5% यानी कि 19.04 बिलियन डॉलर की जो हिस्सेदारी है कुल एफडीआई में 23.5% की हिस्सेदारी वह विनिर्माण सेक्टर की है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। वर्ष 24-25 में आयात घटकर 0.02% हो गया है। एक समय था कि सारे मोबाइल फ़ोन जो है दूसरे देशों से हमारे यहाँ आयात किया जाता था, लेकिन अब जो है आयात घटकर 0.02% हो गया है और बड़े स्तर पर भारत से मोबाइल को यहाँ पे निर्माण करके दूसरे देशों में बेचा जाता है, ठीक, भेजा जाता है, सप्लाई की जाती है। ठीक है, भारत विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक देश है। तो यह हो गया भारत में विनिर्माण सेक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और विनिर्माण सेक्टर की हिस्सेदारी। अगला पॉइंट है, अप्रैल 2025 से CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा प्रतिमाह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP जारी किया जाता है। ठीक है, 2025 से प्रत्येक माह CSO के द्वारा IIP जारी किया जा रहा है। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक काफ़ी महत्वपूर्ण है। IIP औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यह खनन, विनिर्माण और विद्युत क्षेत्रकों के उत्पादन को ही शामिल करता है और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करते समय सबसे ज़्यादा विनिर्माण क्षेत्र को सर्वाधिक भारांश प्रदान किया जाता है और सबसे कम भारांश विद्युत सेक्टर को प्रदान किया जाता है। तो खनन, विनिर्माण और विद्युत, इन 3 क्षेत्रकों के उत्पादन को शामिल करके औद्योगिक उत्पादन सूचकांक CSO के द्वारा अप्रैल 2025 से प्रतिमाह जारी किया जा रहा है। अब आइए डिजिटल इंडिया मिशन 2015 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया था डिजिटल इंडिया मिशन। ठीक है, और आज 2026 हो गया है। पिछले वर्ष 2025 ईस्वी में डिजिटल इंडिया मिशन ने अपने शुरुआत के 10 वर्ष पूरे किए, यानी कि इसकी शुरुआत 2015 ईस्वी में की गई थी और अब इस 2025 10 वर्ष इसका पूरा हो चुका है। किस मंत्रालय के द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को डिजिटली रूप से सशक्त बनाना। डिजिटल मिशन 2015 में जो शुरुआत की गई थी उसका मुख्य लक्ष्य है भारत को डिजिटली रूप से सशक्त बनाना। कितना सशक्त हुआ है भारत? तो डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में आज तीसरे नंबर पे है। ठीक है, डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल इकोनॉमी के आकार के मामले में आज भारत तीसरे नंबर पे है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022, ये सबसे सवाल पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लोग इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ऐसा मत सोचिए कि यार 2022 का है तो आप क्यों पूछेगा, नहीं, यह पॉलिसी है ना, पॉलिसी हर साल चेंज नहीं होती है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 सबसे लॉजिस्टिक को लेकर सबसे लेटेस्ट पॉलिसी है 2022 की पॉलिसी। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न की जो प्रकृति है उसमें आप काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है और इस बार लगभग 5,15,000 के आसपास अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, तो स्वाभाविक है कि कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होने वाला है। तो ऐसे हर एक फैक्ट से, हर एक घटना से आप लोग अवगत हो जाएं ताकि किसी भी प्रकार का सवाल पूछा जाए तो आपको वहां पर कोई कन्फ्यूजन ना हो। और हमारी कोशिश भी यही है कि तेजस करेंट अफेयर बैच में जुड़े हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को हर एक मटेरियल कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाए ताकि करेंट अफेयर में एक भी सवाल उनका एरर ना हो सके। तो इसी के तहत विजन PT 365 को भी मैं लगातार साइंस एंड टेक, आज इकोनॉमी, इन सब लेक्चर को मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
तो आइए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 लॉन्च की गई। 17 सितंबर 2022 को किस मंत्रालय के द्वारा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में लॉजिस्टिक लागत को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान लागत कितना है? तो वर्तमान लागत जीडीपी का 14 से 15% लॉजिस्टिक लागत है और 2030 ईस्वी तक हमारा लक्ष्य है कि हम इस लॉजिस्टिक लागत को कम करके 2030 ईस्वी तक जीडीपी का लगभग 8 से 9% तक नीचे ले आएँ। ठीक है। इसका एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य है और वह है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार लाना। 2030 ईस्वी तक शीर्ष 25 देश में हम अपना स्थान को बनाना चाहते हैं। ठीक है। अभी 2023 ईस्वी में जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है उसमें भारत 38वें स्थान पे है और भारत की कोशिश है कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 के तहत हम इस प्रकार के लॉजिस्टिक सप्लाई को यहाँ पर डेवलप कर सकें कि विश्व के टॉप 25 कंट्रीज में हम शामिल हो सके 2030 ईस्वी तक। अभी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारा रैंकिंग है 38वां। ठीक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने केरल में बिझिंगम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर बहुउद्देशीय समुद्री बंदरगाह का उद्घाटन किया है। यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा केरल में बिझिंगम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर बहुउद्देशीय समुद्री बंदरगाह परियोजना का उद्घाटन किया गया है। यह भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना केरल सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के किस राज्य में भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया गया? तो आप क्या बताएंगे? केरल। अगला पॉइंट है बी राइज पहल। ठीक है। WEVRIAC राइज पहल। वी राइज पहल। VWE का मतलब होता है वुमेन एंटरप्रेन्योर। RIAC री इमेजिंग इंक्लूसिव सस्टेनेबल इंटरप्राइजेस। ठीक है। तो वी राइज पहल किसका है? वी राइज पहल नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई पहल है। वी राइज पहल नीति आयोग के द्वारा महिला उद्यमिता मंच ने डीपी वर्ल्ड के साथ मिलकर वी राइज पहल की शुरुआत की है। यानी कि नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने डीपी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर वी राइज पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के द्वारा संचालित MSME को वैश्विक विस्तार में मदद करना। वी राइज पहल जिसका फुल फॉर्म है वुमेन एंटरप्रेन्योर री इमेजिंग इंक्लूसिव सस्टेनेबल इंटरप्राइजेस। ठीक है। अगला है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। भारत विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने CSR कार्यों को अनिवार्य करने वाला कानून बनाया है। भारत विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित कार्यों को अनिवार्य करने वाला कानून बनाया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी? तो इसको पहले समझिए कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसके तहत कॉर्पोरेट का मतलब होता है जितने भी MNCs या प्राइवेट कंपनियां हैं, तो कॉर्पोरेट कंपनियों का कुछ यहाँ पर सामाजिक उत्तरदायित्व है। अगर आप भारत में निवेश कर रहे हैं, भारत के लोगों का अगर आप धन खर्च कर रहे हैं, तो आपकी उत्तरदायित्व है कि समाज में आप अपनी अर्निंग का, आप अपने मुनाफे का कुछ हिस्से समाज में सोशल प्रोजेक्ट के रूप में आप उसे खर्च करें। ठीक है। तो यही है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कार्यों को अनिवार्य करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना है। वे सभी कंपनियां जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत रजिस्टर्ड हैं, वे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के मुख्य हकदार हैं। ठीक है। इसके तहत पिछले 3 वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% खर्च किया जाता है। आप कई जगह सुने होंगे कि विभिन्न कंपनियों के द्वारा कई सारे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। कई जगह शौचालय निर्माण किया जा रहा है, उनके धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा है, पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। तो ये सारे कंपनियों की जो सोशल CSR प्रोजेक्ट है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। कौन कौन से कंपनियाँ CSR के तहत आ सकती है? पात्र कंपनियां इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 2-3 महत्वपूर्ण प्रावधान है। पहला,
कंपनी की कुल संपत्ति 500 करोड़ या उससे अधिक होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई कंपनी जिसकी कुल संपत्ति 500 करोड़ या उससे अधिक है तो अपने कुल मुनाफे का 2%, पिछले 3 साल का जो कुल निवल लाभ हुआ हो उसका कम से कम 2% आपको भारत में विभिन्न सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित प्रोजेक्ट में आपको खर्च करना पड़ेगा। यह हो गया पहला प्रावधान। दूसरा, कंपनी का वार्षिक कारोबार 1000 करोड़ या इससे अधिक का होना चाहिए। तीसरा, कंपनी का शुद्ध लाभ 5 करोड़ या इससे अधिक का होना चाहिए। ये तीनों शर्त हैं और तीनों शर्तों को पूरी करने वाली कंपनी जो है वह कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 2% उसको सामाजिक कार्यों में खर्च करना होगा। अब है ग्लोबल इनोवेशन मिशन, वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के द्वारा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है? तो नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान कितना है? तो 139 देशों की सूची में भारत नवाचार में 38वें नंबर पर स्थित है। भारत के 4 क्लस्टर शीर्ष 100 में शामिल हैं, जिनमें बेंगलुरु 21वें स्थान पे, दिल्ली 26वें स्थान पे, मुंबई 46वें स्थान पे और चेन्नई 84वें स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है और वहीं भारत 139 देशों की सूची में 38वें स्थान पर स्थित है। अब आइए PM सेतु पहल, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण पहल है। PM सेतु पहल, इसका पूरा नाम देखिए। PM का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, सेतु स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड IITs। ठीक है, यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और इसका मुख्य लक्ष्य है कि राज्य सरकारों और उद्योगों के सहयोग से जितने भी मौजूदा IITs हैं, IIT नहीं ITI, ठीक है, ITI नोट IIT, जितने भी मौजूदा ITI हैं उन सब ITI से संबंधित इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सभी को महत्वाकांक्षी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित करना। ठीक है, यानी कि जितने भी अभी राज्यों में ITI स्थित हैं उन सभी ITI संस्थानों को स्किल डेवलपमेंट से संबंधित इंस्टीट्यूट में तब्दील करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा PM सेतु प्रोग्राम लाई गई है और PM सेतु प्रोग्राम के तहत अगले 5 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा, जिसमें 50% केंद्र सरकार खर्च करेगी और शेष जो 50% है वह एशियाई डेवलपमेंट बैंक प्लस वर्ल्ड बैंक के द्वारा खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो PM सेतु योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के रूप में PM सेतु योजना को प्रारंभ की गई है, ताकि जितने भी मौजूदा ITI संस्थान हैं उन मौजूदा ITI संस्थानों को स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के रूप में तब्दील करके जो युवा जो है वहाँ पे इनरोल हैं ITI कॉलेजों में, उन सभी को हुनरमंद बनाया जा सके और इनोवेशन से संबंधित कुछ चीज़ों को उनको सिखाया जा सके। तो इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा PM सेतु योजना की शुरुआत की गई है। अब आइए नई श्रम संहिता, न्यू लेबर कोड। ठीक है, नई श्रम संहिता अभी जो है केंद्र सरकार के द्वारा टोटल 29 श्रम संहिता यहाँ पर निर्मित थी। उन सभी 29 मौजूदा श्रम कानूनों को समेकित करके 4 नए श्रम कानून का निर्माण किया गया है। कौन कौन से 4 नए श्रम संहिता बनाई गई केंद्र सरकार के द्वारा? उनमें वेतन संहिता 2019 है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 है, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 है, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 है। यानी कि 29 मौजूदा श्रम कानूनों को समाहित करके उसको एकीकृत करके 4 नए लेबर लॉ का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, जिसे न्यू लेबर कोड के नाम से जाना जाता है। इसमें कई सारे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत पहली बार गीग वर्कर्स को मान्यता दी गई। इसके साथ साथ इसमें आप देखेंगे कि पुरुष और महिला दोनों को समान वेतन देने का प्रावधान किया गया है। पुरुष कर्मचारी हो या महिला कर्मचारी हो, दोनों को अब समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया गया है कि
एक सीमा निर्धारित की गई है कि इससे नीचे किसी को भी वेतन नहीं दिया जाएगा। नाइट ड्यूटी जो करते हैं, कोई भी कर्मचारी नाइट ड्यूटी करते हैं उसको डबल सैलरी दी जाएगी। महिलाओं को नाइट शिफ्ट करने की इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो भी कंपनी है वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित वहाँ पे कार्यदशा विकसित की जाएगी और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किए जाएंगे। तो ये सभी नई श्रम संहिता के तहत अंकित किया गया है और 29 मौजूदा श्रम कानूनों को एकीकृत करके केंद्र सरकार के द्वारा 4 नए श्रम कानूनों का निर्माण किया गया है। तो यह है नई श्रम संहिता। इसके बाद आपका स्क्रीन पे फिर से एक बार तेजस करेंट अफेयर प्रोग्राम के बारे में जानकारी दिख रहा होगा। हमने अभी ऊपर जानकारी दिया था कि 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा करेंट अफेयर से संबंधित पेड ग्रुप को लॉन्च किया गया है और उसी को नाम दिया गया है तेजस करेंट अफेयर प्रोग्राम। इसमें 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको करेंट अफेयर से संबंधित इंटीग्रेटेड कोर्स जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें जनवरी 2025 ईस्वी से लेकर 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा संपन्न होने तक हर एक महीने की प्रत्युत्तर दर पर मैगजीन की नोट्स, परीक्षा मंथन, बिहार करेंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, पीआईबी, बजट, न्यूज़पेपर, ये सभी का नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। और हाल के दिनों में पीटी 365 को भी हमने कवर करना प्रारंभ कर दिया है और इसके तहत लास्ट वीडियो के रूप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वीडियो के रूप में हमने डिस्कस किया और इसका पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। और आज के इस वीडियो के रूप में मैं आप लोगों के साथ इकोनॉमी का पीटी 365 नोट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। इसका भी पीडीएफ 2 से 3 दिनों के अंतर्गत तेजस करेंट अफेयर बैच में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके पेमेंट से संबंधित यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जानकारी दी गई है। आप इसके माध्यम से पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई क्वेरी हो तो आप लोग डायरेक्ट संपर्क करें 9870564701 या 8375934036। दो में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको ग्रुप ज्वाइन करना हो तो RS 399 इसका चार्ज है, 1 टाइम पेमेंट है। दोनों नंबर गूगल पे, फोन पे अवेलेबल है। किसी भी नंबर पे पेमेंट करके व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट साझा कर दें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष एवं दशक। ठीक है, किस संस्था के द्वारा वर्ष 2026 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखें। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा वर्ष 2026 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष FAO के द्वारा वर्ष 2026 को 2 रूपों में मनाया जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष। UN के द्वारा 2026 से 2035 तक का जो दशक है, 2026 से 35 से जो 10 साल का समय है, UN के द्वारा इस दशक को सतत परिवहन दशक के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं UN के द्वारा 2021 से जो 2030 का जो दशक है, उस 21 से 30 के दशक को पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर दशक के रूप में मनाया जा रहा है। यूनेस्को के द्वारा इस दशक को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के दशक के रूप में मनाया जा रहा है। 3-4 चीज़ आप लोग याद रखेंगे। FAO के द्वारा 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं UN के द्वारा देखेंगे तो 21 से 30 का जो दशक हुआ, 21 से 30 इसको पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर दशक, ठीक है, और 26 से 35 का जो दशक हुआ उसे सतत परिवहन दशक के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र को मंजूरी प्रदान की है। यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना का निर्णय आगरा में रखा गया है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है जिसका मुख्यालय जो है पेरू के लीमा में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जिसका मुख्यालय जो है पेरू के लीमा में स्थित है, इसका दक्षिण एशियाई का जो रीजनल सेंटर होगा वह आगरा में होगा। केंद्र सरकार के द्वारा मंत्रिमंडल से इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के बाद भारत में अपनी क्षेत्रीय विंग रीजनल सेंटर स्थापित करने वाला यह दूसरा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसका भी रीजनल सेंटर जो है वाराणसी में स्थापित किया गया है।
और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वाराणसी में इसका रीजनल सेंटर स्थापित किए जाने के बाद आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशियाई रीजनल सेंटर स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? पेरू के लीमा में इसका मुख्यालय स्थित है। अब आइए भारतीय पहल। ठीक है, भारतीय पहल। एपीडा ने कृषि खाद्य स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए और भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने भारतीय पहल की शुरुआत की है। ठीक है, एपीडा क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा। एपीडा के द्वारा कृषि खाद्य स्टार्टअप को समर्थन देने और भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय पहल की शुरुआत की गई है। आप लोग याद रखेंगे, भारतीय पहल एग्रीकल्चर से संबंधित है, लेकिन कृषि मंत्रालय आप लोग निशान नहीं लगाइएगा। क्या टिक लगाएंगे आप लोग? एपीडा। इसका लक्ष्य क्या है भारतीय पहल का? तो इसका मुख्य लक्ष्य है कि 2030 ईस्वी तक हम $50 बिलियन का कृषि निर्यात करेंगे। ठीक है, यह मुख्य लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 100 कृषि खाद्य स्टार्टअप को बढ़ावा देना मुख्य लक्ष्य रखा है। यानी कि भारतीय पहल के तहत एपीडा ने 2 मुख्य लक्ष्य रखे हैं। पहला लक्ष्य है कि 2030 ईस्वी तक हम कृषि निर्यात करेंगे $50 बिलियन। वही दूसरा लक्ष्य है कि कम से कम 100 एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप को स्थापित किया जाना चाहिए। यह हो गया भारतीय पहल, जिसे एपीडा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अब है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। आपको हेडिंग से ही, नाम से ही स्पष्ट होगा। दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई है। इसकी घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा बजट में की गई है। ठीक है, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 6 वर्षीय मिशन है। वर्ष 2000 पिछले साल इसके बजट में शुरुआत की गई थी। वर्ष 25-26 से लेकर 30-31 तक यह 6 वर्षीय मिशन है और इन 6 वर्षों के अंतर्गत दलहन के क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का मुख्य लक्ष्य रखा गया है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत कुल वित्तीय परिव्यय 11,440 करोड़ रुपया रखा गया है। यानी कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 6 वर्षों के अंतर्गत हम 11,440 करोड़ रुपया हम इस पर इन्वेस्ट करेंगे, वित्तीय परिव्यय करेंगे। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में कौन कौन से दाल शामिल है? तूर या अरहर, उड़द, काला चना, मसूर। इन सभी क्षेत्रों में, दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरता बनाए जाने का मुख्य लक्ष्य रखते हुए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश है। शीर्ष 3 दलहन उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शीर्ष 3 दलहन उत्पादक राज्य है। अब आइए मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी की गई है? UNDP के द्वारा जारी की गई है। UNDP के द्वारा जारी की गई है। इसमें भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 193 देशों की सूची में भारत 130वें स्थान पर है। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP के द्वारा जारी की गई है और इसमें भारत जो है 193 देशों की सूची में 130वें स्थान पर भारत स्थित है। भारत का स्कोर कितना है? 0.685 भारत का स्कोर है। भारत की जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष है और HDI इंडेक्स में पहले नंबर पे आइसलैंड और अंतिम स्थान पे दक्षिणी सूडान है और भारत जो है 130वें स्थान पर है। UNDP के द्वारा जारी की जाती है। मध्यम श्रेणी में भारत आता है। भारत को 2025-27 कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और रिपोर्टिंग मानक ISAR पर विशेषज्ञों के कार्यदल में निर्विरोध चुना गया है। ठीक है, 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और रिपोर्टिंग मानक पर विशेषज्ञों के कार्यदल में निर्विरोध चुना गया है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जारी की गई है। वैश्विक जनसंख्या के शीर्ष 10% लोगों के पास कुल संपत्ति का लगभग 50% हिस्सा है। विश्व असमानता रिपोर्ट या मेंस में भी इस डेटा का प्रयोग कर सकते हैं या फिर पीटी में अगर स्टेटमेंट टाइप का सवाल आया, जैसा कि 71वीं BPSC पीटी में पूछा गया था, तो वहाँ पे आपको काफ़ी काम आएगा।
विश्व असमानता रिपोर्ट इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जारी की गई है, इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जारी की गई है। और इसमें कहा गया है कि विश्व के वैश्विक जनसंख्या के शीर्ष 10% लोगों के पास विश्व की कुल संपत्ति का 75% हिस्सा है, और निचले स्तर की जो 50% आबादी है, जिसे आप गरीब आबादी कह सकते हैं, उनके पास वैश्विक संपत्ति का सिर्फ 2% हिस्सा है। देखिए कितनी असमानता वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था और समाज में देखने को मिल रहा है। टॉप 10% अमीर लोगों के पास 75% संपत्ति है और 50% गरीब लोगों के पास सिर्फ 2% वैश्विक संपत्ति है। वैश्विक आय अर्जित करने वाले लोगों में शीर्ष 10% की आय शेष 90% की संयुक्त आय से भी अधिक है। भारत में शीर्ष 10% आय अर्जक राष्ट्रीय आय का 58% प्राप्त करते हैं। यानी कि भारत में जो टॉप 10% लोग हैं अमीर के दृष्टिकोण से, उनके पास कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 58% शीर्ष 10% लोगों के पास ही है। तो यह असमानता को दर्शाता है, असमानता रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जारी की गई है। अब आइए इंडिया इफ्टा ट्रेड एग्रीमेंट EFTA का मतलब हो गया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, यह 4 देशों का एक संगठन है EFTA को कभी यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप लोग मत समझिए। EFTA का मतलब होता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 4 देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। इस 4 देश में आइसलैंड, लिंकस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है, और ये चारों EU के मेंबर नहीं हैं। ठीक है, आइसलैंड, लिंकस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड इफ्टा के मेंबर हैं। 71वीं बीपीएससी मेंस में यह सवाल पूछा गया है। यह चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसीलिए है क्योंकि भारत का इन 4 देशों के साथ भारत और EFTA ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और इस ट्रेड एग्रीमेंट को टेपा नाम दिया गया है। TEPA, टेपा। टेपा का मतलब क्या होता है? ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टेपा। ठीक है, टेपा नाम दिया गया है। और भारत और इफ्टा के बीच में वर्ष 2024 ईस्वी में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जिसे 1 अक्टूबर 2025 ईस्वी से प्रभावी रूप में लागू किया गया है। एग्रीमेंट हुआ 24 में, मार्च 24 मेरे ख्याल से। ठीक है, लेकिन इसे लागू कब किया गया? लागू किया गया है अक्टूबर 2025 में, और इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। इफ्टा में कौन कौन से 4 देश हैं, ये इसे भी आपको याद रखना होगा। 4 देशों में आइसलैंड, लिंकस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है। 1 अक्टूबर 2025 ईस्वी से प्रभावी हुआ है। इफ्टा का पूरा नाम यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और टेपा, इन दोनों, इंडिया और इफ्टा, भारत और इन 4 देशों के बीच जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसे टेपा के नाम से जाना जाता है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि 1 अक्टूबर 2025 ईस्वी से प्रभावी हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत अगले 15 वर्षों के दौरान भारत में $100 बिलियन के निवेश और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करने की प्रतिबद्धता इफ्टा इन 4 देशों के द्वारा प्रतिबद्धता दर्शाई गई है। यह भारत के द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें विशेष रूप से निवेश और रोजगार सृजन से जुड़ी बाध्यता शामिल है। निवेश से कैसे बाध्यता शामिल है? क्योंकि अगला 15 वर्षों के दौरान इसको $100 बिलियन का निवेश भारत में कर देना है, और रोजगार सृजन से संबंधित बाध्यता है कि अगले 15 वर्षों में 10 लाख रोजगार सृजन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आइए ऑरेंज इकोनॉमी। केंद्र सरकार के द्वारा इस बार के बजट में एक शब्द यूज किया गया है, और उस वर्ड का नाम है, वह है ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी, इसे क्रिएटिव इकोनॉमी, रचनात्मक अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्रिएटिव इकोनॉमी हो या ऑरेंज इकोनॉमी हो, दोनों को कहने का मतलब एक ही है, और बजट 2026-27 में यह चर्चा का केंद्र बिंदु बना है, ऑरेंज इकोनॉमी। यह आर्थिक गतिविधियों का एक समूह है जो कला, नवाचार, रचनात्मकता और बौद्धिक संपदा पर आधारित होती है। यानी कि इनोवेशन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एक्टिविटीज की जाती है और उसका इकोनॉमी में हम योगदान देते हैं, तो वह ऑरेंज इकोनॉमी का हिस्सा है। जैसे इसके प्रमुख क्षेत्र में आप देखेंगे संगीत क्षेत्र हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, AVGC यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, ये सारे जो क्षेत्र हो गए, इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में योगदान देना ऑरेंज इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में बजट में इससे संबंधित प्रावधान भी किए गए हैं, तो उसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला है लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी
नाम से ही लग रहा है कि महिलाओं की इनकम को 1 लाख तक वार्षिकी बढ़ाकर करना, यह है लखपति दीदी योजना। चलिए, सरकार ने मार्च 2029 तक लखपति दीदी से संबंधित 6 करोड़ का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। पहले आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा लखपति दीदी योजना के तहत लक्ष्य रखा गया था कि 3 करोड़ महिलाओं को इस रूप बना देना है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कि वे अपनी वार्षिक आय बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर सके, ठीक है। लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा 6 करोड़ का नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है, यानी कि सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि हम मार्च 2029 ईस्वी तक 6 करोड़ नई ऐसे महिलाओं को हम सशक्त बनाएंगे जिनकी आर्थिक जो इनकम होगी पूरे वर्ष की वह 1 लाख रुपये होगी, जिसे लखपति दीदी का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक की अस्थायी घरेलू आय अर्जित करने में सक्षम बनाना। लखपति दीदी योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है और हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मार्च 2029 ईस्वी तक 6 करोड़ नए लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत और वर्ल्ड बैंक के बीच 2026 से 31 अवधि के लिए नया देशीय साझेदारी फ्रेमवर्क NCPA पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत भारत को 8 से 10 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह साझेदारी निजी क्षेत्र के नेतृत्व में रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करती है। अगला है RDI स्कीम, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेटिव स्कीम। इसे हमने आपके साथ डिस्कस किया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी PT 365 का नोट्स डिस्कस कर रहा था, उस समय भी हमने RDI स्कीम को आपके साथ डिस्कस किया था। क्या है RDI स्कीम? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा RDI स्कीम की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ की निधि वाली RDI योजना को मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कार्यों में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना RDI स्कीम का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य कार्य है। अगला पॉइंट है, RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक, जिसे FI इंडेक्स कहा जाता है। RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2025 में बढ़कर 67 हो गया है, जो 2021 से अब तक 24.3% की वृद्धि को दर्शाता है। अब सवाल है कि आखिर ये वित्तीय समावेशन सूचकांक क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है क्या? तो वित्तीय समावेशन सूचकांक देश भर में वित्तीय समावेशन का मापन करता है। इसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, पेंशन आदि क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। क्रॉपिंग पहल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया एक महत्वपूर्ण ऐप है और वह है क्रॉपिंग पहल, ठीक है। क्रॉपिंग पहल क्या है? क्रॉपिंग पहल तो केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई एक महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप है। किस योजना के तहत इसे लॉन्च किया गया है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लॉन्च किया गया है क्रॉपिंग पहल। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके जरिए फसलों के रियल टाइम अवलोकन और फोटो का संग्रह किया जाता है क्रॉपिंग पहल के माध्यम से। तो क्रॉपिंग पहल क्रॉप कृषि मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। यह एक प्रकार का मोबाइल ऐप है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इसे लॉन्च किया गया है। अब आइए, RBI ने 1 दशक में पहली बार किसी बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया है और वह बैंक का नाम है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। यानी कि 1 दशक के बाद RBI ने पहली बार किसी बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस का दर्जा प्रदान किया है। अब सवाल है कि यूनिवर्सल लाइसेंस क्या है? तो एक प्रकार का लाइसेंस है जो किसी बैंक को व्यावसायिक और निवेश बैंकिंग सहित सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जारी किया जाता है, ठीक है। इससे पहले 2014 में बंधन बैंक और IDFC बैंक को RBI के द्वारा यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया गया था और 1 दशक के बाद यानी कि बंधन बैंक और IDFC बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस का दर्जा अनुमति प्रदान किए जाने के 1 दशक के बाद RBI के द्वारा पहली बार
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया है। अब यूनिवर्सल लाइसेंस क्या है हमने यहाँ पे बता दिया और यहाँ पे लिख भी दिया है कि एक प्रकार का ऐसा लाइसेंस है जो किसी बैंक को व्यावसायिक और निवेश बैंकिंग सहित सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान करता है। तो यह हो गया यूनिवर्सल लाइसेंस का दर्जा। हाल ही में कर्नाटक ने गिग वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून पारित किया है। इसके तहत राज्य सरकार ने भारत की अपनी तरह की पहली विशिष्ट डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब आइए ब्लू इकोनॉमी से संबंधित रोड मैप। ब्लू इकोनॉमी, इससे संबंधित SDG शायद 13 या 14 है, आप देख लीजिएगा, मैं अभी श्योर नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन 13 या 14 दो में से एक SDG है, जो SDG लक्ष्य जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वह ब्लू इकोनॉमी से संबंधित हैं। ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? समुद्री संसाधनों का प्रयोग जब सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किया जाता है, महासागर में जो उपलब्ध संसाधन हैं उन सब का प्रयोग अगर हम अर्थव्यवस्था के विकास में करने लगें, अगर हम अपनी सामाजिक आर्थिक विकास में करने लगें, तो वह ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में वर्ड यूज किया जाता है नीली अर्थव्यवस्था। नीली अर्थव्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख वर्ष 1994 ईस्वी में गुंटर पॉली के द्वारा किया गया था और हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ब्लू इकोनॉमी से संबंधित एक विस्तृत रोड मैप जारी किया गया है, या दूसरे शब्दों में आप कहें तो 10 वर्षीय रणनीति केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है, जिसके तहत 2035 ईस्वी तक ब्लू इकोनॉमी से संबंधित विभिन्न स्ट्रेटजी का उल्लेख किया गया है। वर्तमान समय में ब्लू इकोनॉमी का अगर हम योगदान को देखें तो देश के GDP में 4% का योगदान ब्लू इकोनॉमी का है। मात्रा के हिसाब से भारत का 95% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है और देश के GDP में 4% का योगदान जो है वह ब्लू इकोनॉमी का है। अब आइए PM मित्र पार्क। PM मित्र पार्क हमेशा चर्चा का केंद्र बिंदु रहता है। PM मित्र पार्क आखिर है क्या? तो वस्त्र मंत्रालय की पहल है PM मित्र पार्क। ठीक है, वस्त्र मंत्रालय की एक पहल है। भारत के 7 राज्यों में PM मित्र पार्क की स्थापना की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, जिनमें उत्तर प्रदेश का लखनऊ, मध्य प्रदेश का धार, तेलंगाना का वारंगल, तमिलनाडु का विरुधुनगर, कर्नाटक का कलबुर्गी, महाराष्ट्र का अमरावती और गुजरात का नवसारी। ये 7 राज्य और 7 स्थल है जहां पर पूरे भारत के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय के द्वारा PM मित्र पार्क की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें से तेलंगाना का जो वारंगल PM मित्र पार्क है वह भारत का पहला कार्यरत PM मित्र पार्क बना है। PM मित्र पार्क की अवधि है 2021-22 से 2027-28 तक। यह इस दृष्टिकोण से कार्य करता है कि फार्मा से लेकर फॉरेन तक किस प्रकार से निर्यात को बढ़ाने की एक एक कड़ी को आगे डेवलप किया जाए, उसी उद्देश्य से वस्त्र मंत्रालय के द्वारा PM मित्र पार्क की स्थापना की गई है। इसके तहत 5F महत्वपूर्ण है, जिसमें फार्म, यहाँ से फिर फाइबर, फिर फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन। इन 5F के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय के द्वारा अपने वस्त्र उद्योग से संबंधित सारे दृष्टिकोण को समाहित किया गया है। तो यह हो गया PM मित्र पार्क। GST सुधार को मंजूरी। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं कर सेवा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं कर सेवा अधिनियम। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, इसका हिंदी नाम हुआ GST, वस्तु एवं सेवा कर। पहले क्या था? GST के तहत 4 कर स्लैब थे, 5%, 12%, 18%, 28%। ये 4 कर स्लैब पहले थे। अब GST सुधार के माध्यम से, GST 2.0 के माध्यम से इन 4 कर स्लैब को हटाकर 2 कर स्लैब रखा गया है, 5% और 18%। ठीक है, 12% वाले अधिकांश वस्तुएं 5% वाला में कर दिया गया और 28% वाली अधिकांश वस्तुओं का 18% वाले में शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि वर्तमान समय में विभिन्न वस्तुओं पर 2 प्रकार के GST लगता है, जिसमें उप कर लगाया जाता है, जिसमें 5% और 18% शामिल है। ठीक है, तो GST सुधार 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2017 के माध्यम से पूरे देश भर में वस्तु एवं कर अधिनियम, वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था, जिसमें 4 कर स्लैब थे,
5%, 12%, 18% और 28%। नवीन सुधार के माध्यम से 4 कर स्लैब को समाप्त करके क्रमशः 5% और 18% कर स्लैब को बरकरार रखा गया है। साथ ही चुनिंदा विलासिता की जो वस्तु है उस पर 40% का उपकर निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ 33 जीवन रक्षक दवाएं हैं उस पर पूरी तरीके से उसे कर मुक्त कर दिया गया है। तो ये है जीएसटी सुधार। स्टेटमेंट टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, जीएसटी सुधार को मंजूरी प्रदान की गई है। राज्य खनन तत्परता सूचकांक, केंद्रीय खान मंत्रालय के द्वारा राज्य खनन तत्परता सूचकांक जारी की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश के खनन क्षेत्र के विकास में राज्यों के सापेक्ष योगदान को मानना राज्य खनन तत्परता सूचकांक का मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत 3 श्रेणी में पूरे राज्यों को डिवाइड करके सूचकांक जारी की गई है। 3 श्रेणी में, पहला श्रेणी जो है श्रेणी ए, जिसमें खनिज समृद्ध राज्यों को रखा गया है। श्रेणी बी, जिसमें मध्यम खनिज संसाधन वाले राज्यों को रखा गया है। और श्रेणी सी, जहां पे एक सीमित खनिज संसाधन है, उन राज्यों को रखा गया है। और सूचकांक के अंतर्गत श्रेणी ए जो कि खनिज समृद्ध राज्य है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सूचकांक में टॉप राज्यों की श्रेणी में शामिल हैं। श्रेणी बी मध्यम खनिज संसाधन, इसमें गोवा, उत्तर प्रदेश और असम टॉप रैंक में शामिल हैं। श्रेणी सी सीमित खनिज संसाधन, इसमें पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा से इस टॉप लिस्ट में शामिल हैं। तो राज्य खनन तत्परता सूचकांक केंद्रीय खान मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है ताकि देश के खनन क्षेत्र के विकास में विभिन्न राज्यों के सापेक्षिक योगदान को मापा जा सके। और इसमें 3 श्रेणी में विभिन्न राज्यों को डिवाइड करते हुए सभी राज्यों की श्रेणी को सूचकांक को जारी किया गया है, और जिसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगला पॉइंट आइए, आईएमएफ के द्वारा जारी रिपोर्ट। हाँ देखिए, इस तरह का भी सवाल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आपको याद रखना जरूरी है कि आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। अगला एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वह है विकसित भारत जी रामजी अधिनियम। इसका पूरा नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, विकसित भारत जी रामजी अधिनियम, रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025। ठीक है, स्टेटमेंट टाइप के सवाल में इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम मनरेगा का स्थान लिया। मनरेगा के तहत पहले 100 दिनों की मजदूरी प्रदान की जाती थी, 100 दिनों का रोजगार हमें प्रदान किया जाता था। अब 125 दिनों की का रोजगार विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत प्रदान किया जाएगा। विभी जी रामजी अधिनियम के तहत मुख्यतः 4 क्षेत्रों पर फोकस कार्य किया जाएगा। पहला क्षेत्र है जल सुरक्षा, दूसरा ग्रामीण अवसंरचना, तीसरा आजीविका संबंधी अवसंरचना और चौथा चरम मौसमी घटनाओं का शमन। बुआई और कटाई के चरम मौसम के दौरान अधिकतम 60 दिनों तक कार्यों को स्थगित रखने की अनुमति भी इसके तहत प्रदान की गई है, जो कि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मजदूरी के लिए राज्यों की लागत साझेदारी को रखा गया है। अधिकांश राज्य जो हैं 60:40 इसमें लागत साझेदारी है, और विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 90:10। ठीक है, अगला है रिलीफ योजना। रिलीफ आपको नाम से ही लग रहा होगा, रिलीफ योजना यानी कि कार्यों में छूट प्रदान करना। तो पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने रिलीफ योजना के अपने दायरे का विस्तार किया है। रिलीफ योजना क्या है? तो निर्यात प्रोत्साहन मिशन ईपीएम एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय निर्यातकों को उच्च माल ढुलाई लागत और बढ़ते बीमा प्रीमियम से निपटने में मदद करना। यह है रिलीफ योजना। ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में पश्चिम एशिया संकट के बीच से रिलीफ योजना के दायरे का विस्तार किया गया है ताकि यहाँ निर्यातकों को प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, तो यह हो गया इकोनॉमी बेस्ड पूरे 1 साल का करेंट अफेयर विजन आईएएस का पीटी 365 के महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने लायक टॉपिक हैं, प्रश्न हैं, उन सभी को यहाँ पर समाहित करके इकोनॉमी बेस्ड करेंट अफेयर, इकोनॉमी पर आधारित पूरे 1 साल का करेंट अफेयर को तैयार किया गया है। पीटी 365 विजन आईएएस के महत्वपूर्ण सेक्शन हो, बाकी पीडी तो अलग से डिस्कस किया ही गया यूट्यूब पे, और जो तेजस ग्रुप पे जुड़े अभ्यर्थी हैं उनको भी पीडी का नोट्स प्रोवाइड किया गया है। तो इन सभी को अगर आप लोग मिलाकर पढ़ लेंगे, इसके माध्यम से रिवीजन कर लेंगे, तो इसके अतिरिक्त करंट अफेयर को आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका पीडीएफ हमने बताया कि इसके पीडीएफ के लिए आप लोग 9870564701 या 8375934036 पे कॉल या मैसेज करके इसके पीडीएफ के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो बस आज के वीडियो में इतना ही। एक नए टॉपिक के माध्यम से शीघ्र उपस्थित होऊंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।